how many months did you use for dedicated prelims related studies and switched off the mains? But how you have balanced both the bridges of both GS and optional? At least for 3 months you would have done the things. From 2019 May, you have started your preparation. So in 1 year, how you written your answers exhaustively? Like from which month you started your mains preparation, or combinedly did you start it? सर हाउ टू टैकल द अनप्रडिक्टेबिलिटी, टेंशन कैसे कवर करें जो अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है प्री की। तो जैसा आप लोग बताए कि CSC का रिजल्ट आ गया है ना, एंड देयर इज अ सेइंग कि द पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड द पेन ऑफ फेलियर, दोनों में से एक चूज करना पड़ता है, राइट? तो देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन पेज यू एट द एंड रिजल्ट के फॉर्म में। तो अभी जो हमारे साथ टॉपर हैं दैट इज़ रैंक 39 सृजन वर्मा। ही वॉज आवर क्लासरूम स्टूडेंट इन नेक्स्ट IAS 2019 बैच, एंड कुछ मतलब ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, एंड एक जो डिसिप्लिन का पावर होता है एंड उसका जो इम्पोर्टेंस होता है इन सिलेक्शन, यू विल गेट टू नो फ्रॉम हिम। तो with these words, I invite Srijan to come on stage. Srijan, please. Hello everyone, I am Srijan Verma. मैंने ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट करी थी ISM धनबाद से। अब IIT ISM धनबाद है वो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकली मेरा ऑप्शनल भी है। बैकग्राउंड मेरा थोड़ा सा अभी रिसेंट वाला बताता हूँ, फिर एकदम पीछे से चालू करेंगे, ठीक है? तो बैकग्राउंड ये है कि मैंने 2018 में इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई किया था और मैंने इलेक्ट्रिकल को ही अपना ऑप्शनल कंटिन्यू किया सिविल सर्विस के लिए। 2020 सिविल सर्विस मेरा पहला प्रॉपर अटेम्प्ट था सिविल सर्विस का, जो मैंने दिया था 2020 वाला, और उसी में मेरी 39th रैंक है, ठीक है? तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं। एक बार मैं बेसिक अपने बारे में बताता हूँ, मतलब जो लगता है लोगों को कि टॉप 50 टॉप 100 जो टॉपर्स होते हैं सिविल सर्विस निकालने के लिए वो हमेशा से टॉपर रहते हैं, स्कूल एजुकेशन में हमेशा टॉपर रहते हैं। तो मैं बस एक अपने बारे में बता देता हूँ कि स्कूल में मेरा क्या सिनेरियो था, ठीक है? तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, मतलब क्लास प्रेप वाज द ओनली क्लास जहाँ पे मेरे 90% आए थे, ठीक है? इसके बाद मेरे कभी 90% में मार्क्स नहीं आए, हमेशा 80s में आए और वो गिरते गए, 70s तक गए, 60s तक गए, फिर वो 10th 12th में फिर थोड़ा 80s तक आए और स्टेबल हो गए, ठीक है? क्लास 5th में जब मैं था तो फाइनल रिजल्ट्स का दिन था, मैं गया था स्कूल, मेरे फादर मेरे साथ गए थे। वहां पे मेरे फादर ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा, सामने टीचर बैठी थी, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड ऐसे 2 टुकड़े में फाड़ा, वहीं टेबल पर रखा और मैंने बोला ये नंबर देखने के लिए मैं नहीं आया हूँ ऑफिस से छुट्टी लेके, ठीक है? तो इतना खराब था मैं पढ़ाई में। अब इससे खराब कोई हो तो बता दो भाई, नहीं है? सब इससे तो बेटर ही हो गया ना। तो अगर मैं यहाँ पे हूं और आप लोग इससे बेटर हो तो आप इससे ऊपर ही जा सकते हो, ठीक? हाँ, तो फिर धीमे धीमे, मतलब ऐसा नहीं है कि उस इंसिडेंट के बाद मेरी पढ़ाई में कुछ बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ या कुछ, वैसे ही था, नॉर्मल 60-70 में परसेंट था। 12th के बाद IIT JEE का पेपर दिया 1 साल ड्रॉप करके, ठीक है? फॉर्चुनेटली निकल गया विद अ वेरी एवरेज रैंक, 5000 समथिंग रैंक थी, ठीक है? आई क्वालिफाइड, फिर इलेक्ट्रिकल मिली ISM में, वहां से कंप्लीट किया, सिविल सर्विस मतलब इंजीनियरिंग सर्विस दिया, फिर सिविल सर्विस दिया, अब नई सर्विस ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया जो एकेडमिक बैकग्राउंड था। अब मैं सिविल सर्विस की जर्नी बताता हूँ आप लोगों को, कॉलेज खत्म होने के बाद से कैसे हुआ। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड इसके बाद मैं यहाँ से मेडिजी मैंने ज्वाइन किया। आप लोगों को पता ही होगा, मेडिजी तो पेरेंट इंस्टीट्यूट है जो नेक्स्ट IAS का। यहाँ पे मैं 1 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट था, ठीक है? मैंने यहाँ से अपनी इलेक्ट्रिकल पूरी कंप्लीट करी और इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करने के बाद 2018 में मैंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विस दोनों दिया। गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 थी, इंजीनियरिंग सर्विस में 3 थी, तो ये कंप्लीट हुआ। अब जब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ ना, इसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि विद इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल मैं सिविल सर्विस में अपीयर कर सकता हूँ। मेरा मन था सिविल सर्विस में अपीयर करने का फ्रॉम द कॉलेज टाइम, बट सबको पता होता है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है और जब कॉलेज में होते हैं तो पता ही नहीं होता है कि हम सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, प्रोबेबिलिटी हमें 0 लगती है। तो वही चीज मेरे माइंड में भी थी, मैंने नहीं अटेम्प्ट किया।
डायरेक्ट मैं सिविल सर्विस के लिए नहीं गया, मैं इंजीनियरिंग सर्विस किया, मैंने इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल कंप्लीट किया, फिर मैं आया। यहाँ पे कहीं नवंबर में मेरा रिजल्ट आया था एंड 2019 मार्च, ठीक है, मैंने बी सिंह सर से मिला। मैं बी सिंह सर को सभी लोग जानते होंगे ना, तो मैं बी सिंह सर से यहाँ पे मिला। मैंने उनसे बोला कि सर मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, इसके आगे क्या कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम्हें करना है, तुम नेक्स्ट IAS का पूरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ, और सारे अच्छी फैकल्टीज हैं यहाँ पे, मटेरियल अच्छा है, सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है, तुम तैयारी करो, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट करी 2019 मार्च। 2019 मार्च के बाद 2019 में मई यहाँ पे कहीं पहला प्रीलिम्स था मेरा। तो ये तो मतलब कोई भी बता सकता है कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता था, और ये बात मुझे यहीं पे पता थी कि ये अटेम्प्ट मेरा क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। बट स्टिल मैंने यहाँ पे अपीयर किया, ठीक है। क्यों अपीयर किया, उसका रीजन था कि मुझे जानना था कि जिस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूं, ठीक है, उसकी एक्चुअल में डिमांड क्या है, एग्जाम प्रेशर क्या होता है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने थे। 2 घंटे में मैं 100 क्वेश्चन पढ़ भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, एटलीस्ट, ठीक है। GS नहीं निकलेगा, CSAT में तो मुझे पता चलेगा कि CSAT में मेरा क्या स्टैंड है, तो कुछ तो मुझे पता चलेगा उस पेपर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे, मैंने सुना है ये कि इस बार सर तैयारी नहीं सही है, नहीं सेलेक्ट होगा, अटेम्प्ट बचा लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो अगर आप बहुत मोटिवेटेड हो कि आपको 6 अटेम्प्ट या जितने भी अटेम्प्ट आपके हैं आपको पूरे देने हैं, ठीक है, तब तो आप अटेम्प्ट बचाओ, ठीक है। या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि भाई 6 साल झेल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं 6 साल नहीं झेल सकते यार, अगर सेलेक्ट नहीं हुए। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लाखों लोग पेपर देते हैं हर साल, ठीक है। फाइनल रैंक लिस्ट में कितने लोग होते हैं, 800, ठीक। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट ईयर अपीयर कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप को कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं फिर दोबारा अपीयर करते हैं सर्विस अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास उतना वो है, पेशेंस है कि आप 6 साल पूरे अटेम्प्ट देना चाहते हो, तब तो इस चीज को सोचो भी चलो ठीक है 6 अटेम्प्ट बचाना है। बट मेरे पास ये था कि मैं 6 नहीं दूंगा, मैं मैक्सिमम 1 दूंगा, मैक्सिमम 3 दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में कोई कमी रह गई है जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं, ठीक है। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट में कि मेरी कोई कमी नहीं रह गई है, तो मैं थर्ड अटेम्प्ट भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ये था जहां पे मुझे पता था कि मुझे बस देखना है कि प्रीलिम्स कैसा होता है, ठीक है। अपीयर करना था, आइडिया लेना था। इसके बाद ऑब्वियसली नहीं हुआ मेरा। 2020 प्रीलिम्स हुआ अक्टूबर में, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस निकला, और अभी कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू का रिजल्ट आया है तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं, मैंने अभी आपको बोला था कि मैंने पहले से ही प्लान किया था कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा मैक्सिमम, ठीक है। पहला ट्रायल था, दूसरा अपनी गलतियां एनालाइज करने के लिए, और तीसरा था जहां पे मैं ये कह सकूं कि हाँ ये मेरा प्रॉपर डिसेंट अटेम्प्ट था, इसमें मैं अब कुछ भी इंप्रूव नहीं कर सकता। तो अगस्त 25 ये मेरा इंटरव्यू डेट थी। इस दिन मैं इंटरव्यू देकर के निकला, मेरे पेरेंट्स यूपीएससी के बाहर थे, मेरे कॉलेज सीनियर अपूर्व दीक्षित सर एक, वो मेरे साथ यूपीएससी के बाहर थे, ये लोग सब लोग खड़े हुए थे। मैं गया, मैंने उनसे ये चीज बोली कि सर प्रीलिम्स में मैंने अपना बेस्ट दिया, जितना पढ़ सकता था, जो कर सकता था मैंने बेस्ट दिया। मेंस में जो मैं अपना बेस्ट दे सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया, इसके बाद मुझे पता नहीं क्या इंप्रूव करना है। मेरे हिसाब से इंटरव्यू जैसा मैं बेस्ट अपना परफॉर्म कर सकता था वैसा हुआ है। तो नाउ प्री मेंस इंटरव्यू मैं तीनों में कहीं पे भी कोई कमी नहीं स्पॉट कर पा रहा हूं कि मैं अगर नहीं होता है मेरा तो मैं क्या इंप्रूव करूं, ठीक है। और उसी दिन मैंने अपने पेरेंट्स से बोल दिया था कि अब नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा पहला डिसेंट अटेम्प्ट था ये, टोटल सेकंड अटेम्प्ट था, बट आई क्लैरिफाइड कि अब इसके बाद मैं नहीं दूंगा। और 25 अगस्त के बाद मैंने आज तक कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब रिजल्ट आने तक, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स थे, वो फोन करते थे कि भाई अगले अटेम्प्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, क्या करना है क्या करना है। मैंने बोल दिया था मैं नहीं दे रहा अगला अटेम्प्ट, होगा तो इस बार होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। हुआ जो सर्विस मिलेगी मैं ले लूंगा, नहीं हुआ तो फिर तो कोई बात ही नहीं। रेलवे है, रेलवे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फॉर्चुनेटली हो गया और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 5 ईयर प्लान लेके मत आइए यहाँ पे, ठीक है। एक क्लियर माइंडसेट के साथ आइए कि आपको कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, ठीक है। बिकॉज वी डोंट, एस्पिरेंट्स और टीवी एस्पिरेंट्स सबने देखा होगा ना, उसमें प्लान बी की बात करता है वो, ठीक है। प्लान बी कब आता है? प्लान बी तब आता है जब ये स्टेज आ जाती है,
ठीक है, जब आपको पता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, हर बार दे रहे हो और उसके बाद भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो ठीक है, लक फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज होती है जो मैं नहीं इग्नोर करता। हर किसी की सोच अलग होती है, मेरी ये सोच थी और मैं आज अपनी सोच शेयर करूंगा, जनरलाइज नहीं कर रहा कोई भी चीज, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको कब तक अटेम्प्ट देना है। मैं तो ऑब्वियसली बात है, मैं चाहूंगा कि सबका पहले अटेम्प्ट में हो जाए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर किया और एक माइंडसेट बताया कि क्या होना चाहिए पेपर के लिए, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहिए, आप लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज के लिए रिगार्डिंग अलग अलग क्वेश्चंस हो, तो पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन। कैसे करना है आप लोगों को, मतलब ये अप्रोच चलेगी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं पहले, फिर डिस्कस कर लेते हैं। प्री से रिलेटेड किसके किसके पास कोई डाउट्स हैं, आप बता दो। हाउ मेनी मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स, ओके। And also, do we need to maintain daily current affair notes from paper? एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं इसमें, करंट अफेयर्स का रिवीजन, ठीक है। मतलब उसने नोट्स बोला है तो मैं उसको रिवीजन के साथ क्लब कर देता हूं। How many months did you use for dedicated prelims related studies and switched off the mains? सर हाउ टू टैकल द अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब टेंशन कैसे कवर करें जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है प्री की। Sir, at what point did you start taking mocks for prelims and around how many mocks did you take? ठीक है, मेंस पे चलें अब, मतलब प्रीलिम्स मोस्टली इसमें कवर हो जाएगा। एक चीज मैं और अपनी तरफ से शेयर कर देता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि सबको डाउट होगा आगे जाकर के। अभी अच्छा, सब यहाँ पे पहले ही अटेम्प्ट वाले, मतलब जो सब फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, कोई इस बार दे रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट ये अक्टूबर वाले पेपर में, ठीक है, गुड। और बस एक ही, अच्छा 2 लोग, 3, ठीक है। एक वो होता है, टेस्ट सीरीज दी है किसी ने अभी तक प्री की, मतलब चलो ठीक है, बढ़िया, मेरी तरह ही है। मार्क्स को लेकर के ठीक है, ये एक चीज है जो अभी जब तुम लोग पेपर देना चालू करोगे, जब स्टार्ट करोगे, तब तुम लोग रियलाइज करोगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और चले मेंस पे चले, अब प्रीलिम्स हो गया। अच्छा हाँ, तो मेंस से रिलेटेड कोई डाउट हो, आंसर राइटिंग कब करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। सर टाइम जो है 3 आवर्स का है, उसमें कैसे कंप्लीट करें पेपर। Sir, actually, you have completed your optional preparation prior to that, but electronics part will be there even if you have completed 2. But how you have balanced both bridges of both GS and optional? At least for 3 months, you would have done the thing, sir. Sir, from 2019 May, you have started your preparation. So, in 1 year, how you written your answers exhaustively? Like, from which month you started your mains preparation, or combinedly did you start it? ठीक है, मतलब मोस्टली कवर हो जाएगा इसमें। अब इंटरव्यू, सर एग्जैजरेट कर वो पर्सनल कुछ पूछें तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन, अगर अपने बारे में पूछें तो उसका एग्जैजरेशन करना यार 1 लाइन मैक्सिमम 2 लाइन, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 40-50 सेकेंड से ज्यादा तो मैंने आंसर, देखो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है, वो इंटरव्यू 25 to 30 मिनट्स ही चलेगा। अब उसमें अगर हर क्वेश्चन का 5 मिनट आंसर करोगे तुम, तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम ना तो वो तुमसे ज्यादा पूछ पाएंगे, ना तुम अपने बारे में ज्यादा बता पाओगे, ठीक है। तो आंसर्स जितने क्रिस्प रखोगे, जितने प्रिसाइज रखोगे, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो मोस्टली कवर कर देगा। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है करंट अफेयर्स, कितने दिन का पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना और रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। तो देखो
पहली बात तो एडवाइजेबल होता है कि 18 मंथ्स, ठीक है, 18 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ के जाओ। इन केस टाइम कम है तो 1 साल का पढ़ लो, ठीक है, बट 1 साल का पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आखिरी 8 महीने 10 महीने का कर लिया और छोड़ दिया। नोट्स कैसे बनाने हैं मैं नहीं बनाता था पर्सनली, ठीक है। उसका रीजन है कि जब नेक्स्ट आईएएस में वो मंथली मैगजीन बन रही है तो देयर इज अ डेडिकेटेड टीम जो तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और वो चीज बना रही है, ठीक है। हम एस्पिरेंट्स हैं, हमें नहीं पता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। हम 10 में से 5 चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे। इवन आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा ना तो मैं 10 में से 8-9 ही चीज आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, एक आध चीज मेरे से भी छूट जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं उसका नोट्स बना रहा हूँ और उसी को पढ़ रहा हूँ तो पहले तो मैंने ही कुछ चीजें छोड़ रखी हैं, ठीक है। अब उसका भी नोट्स बना रहा हूँ, उसको रिवाइज करूंगा तो उसमें से भी ऑब्वियसली बात है मैं कुछ छोड़ दूंगा। तो नोट्स मैं नहीं बनाता था। मुझे भरोसा था कि जो मंथली कंपाइलेशंस आती हैं ये ज्यादा एक्सपर्ट टीम बना रही है और इस पे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो प्रॉपर करंट अफेयर्स का सोर्स होता था वो न्यूज़पेपर रोज होता था। इसके अलावा अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप ऑनलाइन सोर्सेज को रेफर करो। यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो पढ़ाते हैं अपनी वेबसाइट पे, उनको रेफर करो और वहां से उस चीज को क्लैरिफाई करो कि वो इशू क्या है, ठीक है। रादर देन मेकिंग नोट्स क्लैरिफाई करो कि इशू क्या है और सब चीज समझते हुए चलो। एंड में जब मंथली कंपाइलेशन आएंगी तो तुम्हें पता होगा कि क्या क्या चीज हुई है, ठीक है, क्योंकि तुमने पूरा प्रॉपर पढ़ रखा है तो तुम्हें पता है कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है और यहां से तुम्हें निकालना है वो चीजें जो तुम्हें याद रखनी है या रिवाइज करनी है। अब वो कैसे रिवाइज करनी है, तो देखो एक तरीका जो मेरे कॉलेज सीनियर जिनका नाम मैंने लिया था अपूर सर, उनसे मैंने चोरी करी थी, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकते हो वो चीज। एक पेज पे, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, बट हर चीज हमारे लिए या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, मतलब समझो कुछ चीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, कुछ सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी और कुछ होगा जो डेटा वगैरह दिया होगा या किसी कमिटी की रिकमेंडेशंस दी होंगी, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन होता है अगर तुम अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग कलर कोडिंग रखते थे वो, ठीक है। 3 कलर्स थे, एक था येलो जो प्रीलिम्स आइडेंटिफाई करता था, ऑरेंज विच वाज फॉर मेंस एंड ग्रीन विच वाज फॉर डेटा, ठीक है। तो अब जब हमने हाईलाइट ही अलग अलग रंग से किया है तो किस स्टेज ऑफ एग्जाम पे हैं सिर्फ उसको रिवाइज करना है। प्रीलिम्स के लिए अगर मैंने बुकलेट उठाई तो मैं सिर्फ येलो वाला जो हाईलाइटेड है वो पढ़ता चला जाऊंगा, मेंस के लिए उठाऊंगा तो सिर्फ ऑरेंज वाला पढ़ता चला जाऊंगा और प्लस ये जो डेटा है, ठीक है, क्योंकि मेंस में डेटा काम आएगा। और कभी खाली बैठे हो, कुछ पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, उठाओ और सिर्फ ग्रीन वाला पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली जितना डेटा याद रहेगा उतना अच्छा, ठीक है, वो यहां पे काम आएगा। कहां पे तो पूछा था किसी ने, फैक्ट्स, कहां के फैक्ट्स, ये, ठीक है। तो ये जो डेटा वगैरह चीजें हैं ना वो यहां पे काम आएंगी। तो ये जो ग्रीन वाला है, और ये बहुत कम होगा, ग्रीन वाला हार्डली ऐसा होगा कि किसी पेज पे 1 लाइन से 2 लाइन से ज्यादा तुम्हें डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज भी करना बहुत आसान है। अगर तुम आधा घंटे भी तुमने वो पलटे ना पन्ने तो 1 महीने के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा है, अगर कुछ पढ़ने का मन नहीं करता तो डेटा रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी मेरी करंट अफेयर्स को लेकर के, और ऐसे रिवाइज करना। और ये सेम चीज आप नोट्स के रिवीजन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन रखो। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं, कभी भी ये जो अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर मैगजीन्स जो हमारी स्टैटिक बुक्स होती हैं, इनमें कभी भी हाईलाइट करना ना तो देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ हाईलाइटिंग। कभी भी पहली बार पढ़ते टाइम अंडरलाइन मतलब हाईलाइट मत करना, ठीक है, क्योंकि वो पूरी किताब फिर व्हाइट पेज से फ्लोरेसेंट येलो हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है हमें, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कभी भी जो स्टैटिक बुक्स पढ़ रहे हो ना, हमेशा पेंसिल से अंडरलाइन करो। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो उसको पेन से अंडरलाइन करो। तो ऑब्वियसली बात है जो पेंसिल से अंडरलाइन किया था वो हट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजें अंडरलाइंड होंगी, फिर पेन से थोड़ा सा कम होकर के आएगा। इसके बाद जब 3rd, 4th, 5th रिवीजन है ना, उसमें यूज दिस कलर कोडिंग, ठीक है, क्योंकि वहां तक एक सेंस ऑफ वो मैच्योरिटी आ चुकी होती है कि सिलेबस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। पहले तो हम सब हाईलाइट कर देंगे कि अच्छा इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है, ईयर का रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट हाईलाइट करने मत जाना स्टैटिक बुक्स, और मंथली में पेन पेंसिल वाला काम मत करना, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मंथली में डायरेक्ट हाईलाइट कर लो और स्टैटिक बुक्स में पहले पेंसिल फिर पेन फिर हाईलाइटर्स यूज कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रीलिम्स डेडिकेटेड स्टडी कितने टाइम पे किया था। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने मार्च में स्टार्ट किया था,
ठीक है, और मेरा टारगेट था, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 समथिंग आए थे, 2 महीने 3 महीने पढ़ के दिया था, 50 समथिंग आए थे। मुझे पता था कि अभी प्रीलिम्स में काम करने की जरूरत है, अच्छा खासा गैप है जो मुझे ब्रिज करना है 50 मार्क्स का। तो मैंने 1 जनवरी ये डेट डिसाइड कर रखी थी कि 1 जनवरी से मैं सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता है मेंस का तो मतलब ही नहीं है कुछ, कितना भी पढ़ लूं मैं मेंस के मार्क्स से प्रीलिम्स थोड़ी डिसाइड होगा, पहले तो प्रीलिम्स निकालना है ना, फिर मेंस देंगे। तो मैंने ये स्लॉट पूरा दे दिया था, बट हुआ क्या, बीच में आया कोविड, ठीक है, लॉकडाउन लगा, पेपर पोस्टपोन हुआ, थोड़ा सा चिल किया, क्योंकि पता था कि नियर फ्यूचर में तो नहीं हो रहा है, ये जाएगा 1-2 महीने तो आगे जाएगा, ठीक है। फिर जून में मैंने स्टार्ट किया अपना ऑप्शनल वापस, ठीक है, यहाँ पे जून और जुलाई ये मुझे ड्यूरेशन मिला जिसमें मैंने अपना ऑप्शनल किया। यहाँ पे ऑलरेडी जनवरी फरवरी मार्च मैं 3 महीने पढ़ चुका था प्री, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने जून जुलाई अपना ऑप्शनल कंप्लीट किया, रिवाइज किया, कंप्लीट तो मेरा पहले से था, रिवाइज किया इसको। उसके बाद अगस्त से 5 अगस्त मैं वापस दिल्ली आया, यहां से मैंने स्टार्ट किया फिर से प्रीलिम्स डेडिकेटेड, ठीक है। तो अगस्त सितंबर और 10 दिन उधर अक्टूबर के, उसको खत्म करके मैंने प्रीलिम्स दिया था, ठीक, कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या, जैसे ये लोग इस बार दे रहे हैं तो इन्हें पता चल जाएगा कि इनका क्या स्टैंड है। सपोज ये 80s या 90s की रेंज में एंड करते हैं तो ये इस ड्यूरेशन को छोटा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है 80s 90s से 20 नंबर इंप्रूव करना है, साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, कुछ ना कुछ तो सीखा है, तो उसको उस ड्यूरेशन को कम कर देंगे। वो जिसे नहीं पता है वो अपनी टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस देख लेना, 1-2 टेस्ट दे करके देख लेना कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज तो अभी स्टार्ट होने वाली होगी कुछ दिन में, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट तो आपका वही है, प्रॉपर जून में ही आ गया। कोविड को अभी मतलब अज्यूम करेंगे कोविड नहीं होगा, तो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की स्टार्ट होने वाली होगी, तो उस हिसाब से एनालाइज करना टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, फिर प्रीलिम्स के हिसाब से उस समय डिसाइड कर लेना। थर्ड है कि प्रीलिम्स की रिलेटेड टेंशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अच्छा, ये क्या हमारे हाथ में है? क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में टेंशन क्यों लेना है? या तो टेंशन लेकर के हम इंप्रूव कर सकते हैं उसको, अगर कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ लो। लेकिन हमें पता है कि कई चीजें हमारे पढ़े हुए में से नहीं आएगी। जो फाइनल पेपर मैंने प्रीलिम्स का दिया था उसमें मुझे याद है कि आउट ऑफ 100 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं श्योर शॉट था कि इसके मुझे आंसर आते हैं, और ये 60 नंबर मेरे गलत नहीं करेगा कोई, ठीक है। इसके बाद वो 40 नंबर की स्ट्रगल थी जो मुझे करनी थी, ठीक है। तो वो सोच के टेंशन आती है आपको कि यार अब यहां से 40 नंबर कैसे लाएंगे। पर बात यह ना कि अगर आप टेंशन लोगे तो पेपर खराब करोगे, ठीक है। तो टेंशन हमेशा आपका पेपर खराब करेगा, इंप्रूव नहीं कर पाओगे कुछ भी। मेरे इंटरव्यू के पहले मैं बहुत परेशान था, मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि यार बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूं। तो उसका कहना, उसने बस एक स्टेटमेंट बोला कि यार देखो, अगर नॉर्मल जाओगे क्या होगा, कम नंबर आएंगे इंटरव्यू में, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि कम आएंगे, हो सकता है अच्छे भी आ जाए। टेंशन लेके जाओगे, गारंटी कम आएंगे। तो क्या किस बात की टेंशन है? नहीं होगा, मैक्सिमम यही होगा ना कि नहीं होगा। कोई तुम्हारे पर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा देगा कि तुमको अगला अटेम्प्ट नहीं देने देंगे क्योंकि इस बार तुम्हारे नंबर बहुत कम आ गए, ठीक है। चिल होकर के जाओ आराम से, होगा नहीं होगा, पढ़ा है, मेहनत की है, जितनी मेहनत कर सकती थी उतनी की है, ठीक है। वही मैंने बोला ना कि अपने आप से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि इतनी मेहनत मैंने करी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके बाद फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली चीज है, वो हमेशा रहेगी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें टेंशन भी नहीं लेनी है। टेंशन लेके हम पेपर खराब करेंगे बस, ठीक। मॉक्स फॉर प्रीलिम्स व्हेन एंड हाउ मेनी। मुझे याद है अक्टूबर में नेक्स्ट आईएएस में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, तो मैं यहाँ करके देता था सेंटर पे। शुरुआत में डिसेंट एनफ नंबर आ रहे थे क्योंकि वो पार्ट टेस्ट होते थे, ठीक है। तो 100, 105, कई बार 110, 115 भी आ जाता था। टॉप 50 में जितने बच्चे देते थे उसमें टॉप 50 में हमेशा रहते थे। बट जैसे जैसे फुल टेस्ट आए ये नंबर नीचे गए, ठीक है। तो ये आए करीबन 80s 90s की रेंज में, ठीक है ना। तो ये नंबर, ये इसको मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। जब 80s 90s की रेंज में आए तब मुझे ये लगा यार कि अब तो चलो यार जनवरी आ गया है, फरवरी आ गया, अब तो मैं पढ़ रहा हूँ प्रीलिम्स रिलेटेड, ठीक है। अब तो 100 के ऊपर जाने चाहिए मार्क्स, क्योंकि अगर 100 के ऊपर नहीं जा रहे हैं तो मैं कैसे क्वालिफाई करूंगा प्रीलिम्स, ठीक है। बट इवन टिल द एंड, टिल द वेरी एंड, जो मैंने यहाँ पे जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी टेस्ट सीरीज दी है ना, इसमें भी शायद ही कभी ऐसा हो कि मेरे 100 पार किए हो, ठीक है। और उससे भी कम था कि कभी मैं 110 120 पहुंचा हूं।
फाइनल पेपर में प्रीलिम्स जब दे करके लौटा, मैंने नेक्स्ट साइज की टेस्ट सीरीज से अपना आंसर की से अपना पेपर चेक किया, आई स्कोर्ड 122, ठीक है, और उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे श्योर शॉट आते थे, यानी कि 60 मार्क्स। तो जितना मुझे श्योर शॉट आता था मैंने एलिमिनेशन वगैरह यूज करके उतना ही और स्कोर किया, ठीक। तो मॉक्स फॉर प्रीलिम्स अब कितने देने हैं आपके ऊपर है, कितने दे सकते हो, ठीक है। मुझे बहुत टाइम मिल गया था उधर, जनवरी फरवरी मार्च मैंने दिया, फिर पेपर पोस्टपोन हो गया तो वो ड्यूरेशन भी मिला, तो उसमें मैं टेस्ट दे देता था, कुछ कुछ टेस्ट ऐसा मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं ऐसे लेके दे देता था, ठीक है। और उसके बाद जब जुलाई अगस्त सितंबर आया मैंने फिर टेस्ट दिया, और मेरा आखिरी 2 महीने में रोज का 1 टेस्ट होता था, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जब नेक्स्ट टाइम इसके टेस्ट सारे खत्म हो जाए और सारे रिवाइज कर चुके हो तो कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोचिंग जो भी है, और घर पे बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस करो ये देखने के लिए कि तुम प्रीलिम से आउट ऑफ टच तो नहीं हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहां का माइंडसेट अलग होगा एग्जाम का। और जब जैसे हमारे टाइम पे क्या होता, कोविड की वजह से हम ऑनलाइन टेस्ट देते थे मोस्टली, फिर वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया था, तो ऑनलाइन में वो बबल करने वाली आदत छूट जाती है, ठीक है। तो उसका प्रिंट आउट ले लो और घर पे जो टेस्ट दे रहे हो ना उसमें खुद बबल करके चेक करो, क्योंकि अगर एक बबल गलत होता है ना पूरा सीक्वेंस गलत होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं। मैंने अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगा मोर देन 90 टेस्ट दिए थे, ठीक है, बट वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी को मैं बोल नहीं रहा 90 से ज्यादा देने के लिए, उतने टेस्ट दो जितने में तुम्हें कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर तुम्हारे नंबर कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं तो कम टेस्ट दे करके रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। गेस करने की स्ट्रैटेजी, कुछ बहुत स्टैंडर्ड चीजें होती हैं वो मैं बताता हूं, बाकी हर किसी की अपनी होगी। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में एक ऑप्शन ऐसा होगा 1 ओनली या 2 ओनली या 3 ओनली, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि वो सही होगा। साइंस एंड टेक में जनरली ऑल ऑफ द करेक्ट सही होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप, और कोई बहुत पॉपुलर है जैसे मतलब मैंने कहीं ये यूट्यूब पे किसी वीडियो में देखा था, इसकी ऑथेंटिसिटी मैं क्लेम नहीं कर रहा, जनरली अगर कोई बहुत पॉपुलर नाम है जैसे अशोका, ठीक है, हर्षवर्धन, तो ये सब इस सब के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि इस पे बेस्ड मेरा एक आंसर गलत हो गया था, मैंने तुक्का मारा था पर वो गलत हो गया था पेपर में। तो इस चीज पे मतलब वही है यार, यू टेक रिस्क, ठीक है, you'll take risk, you'll attempt 40 questions based on these principles। 20 सही हुए 20 गलत हुए, इफेक्टिवली नेट पॉजिटिव है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ 20 में तो फेल हो गया ना, बात उस 20 की फेल होने की नहीं है, बात है कि नेट मार्क्स तुम्हारे कितने हैं, ठीक है। नेट पॉजिटिव आया, जब तक नेट पॉजिटिव है भले ही 5 मार्क्स हो, ठीक है, हमारे लिए वो अच्छा है, क्योंकि 100 से 105, ठीक है, बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है वो, ठीक है। तो गेस स्ट्रैटेजी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना, बहुत लोगों ने वीडियोस बना के डाल रखी हैं, गेस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसको देखना और उसको अपने जो यहाँ पे टेस्ट दोगे ना उसमें इंप्लीमेंट करना। ये मत सोचना कि डायरेक्ट एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे ना तो पक्का नेगेटिव आएगा, क्योंकि कुछ में कुछ यूज करोगे, कुछ में कुछ यूज करोगे, और खिचड़ी जब पकेगी तो नंबर गए, ठीक है। तो गेस स्ट्रैटेजी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखना, वहां पे तुम्हें पूरा डिटेल में लोगों ने बता रखा है कैसे कैसे क्या क्या होना है। डेली प्लान, डेली प्लान में मेरा क्योंकि मैं 1 साल रेलवे से लीव पे था, ठीक है, तो मेरे पास पूरा दिन होता था पढ़ने के लिए, मैं घर पे नहीं था, मैं दिल्ली में रह के पढ़ता था, तो मेरे पास और एडेड एडवांटेज था, ठीक है, कि घर पे जो छोटे मोटे काम करने में टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होता था। मैं कोशिश करता था कि 7:30 और लेटेस्ट बाय 8 में लाइब्रेरी पहुंच जाऊं। लाइब्रेरी के बाद सुबह के 2 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर होता था। अब उस 2 घंटे में अगर द हिंदू जल्दी खत्म हो गया तो इंडियन एक्सप्रेस पे चला जाता था, अगर द हिंदू टाइम ले रहा है तो उसको जल्दी जल्दी करके खत्म कर देता था, बट 2 घंटे को ब्रीच नहीं करता था, ठीक है। 2 घंटा मीन्स 2 घंटे, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद 1 घंटा में एक्स्ट्रा रखता था जो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके लिए वो अगर नेक्स्ट मंथ मतलब लास्ट मंथ की आ गई है तो उसे पढ़ना है, अगर वो खत्म हो गई है तो प्रीवियस मंथ की जो बची हुई है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, बट 1 घंटे वो करो। और अगर ये दोनों काम नहीं है तो यूट्यूब वगैरह पे, PIB वगैरह पे सर्च करो कि कोई ऐसी चीज है जो तुमने नहीं पढ़ी है, कोई चीज जो न्यूज में आई हो जो स्किप हो गई हो, ठीक है, वो सब चीजें डिस्कवर करो। तो इस तरीके से तुम्हें ये उस 1 घंटे में या तो रिवाइज कर लो या नई चीज ढूंढ लो, ठीक है, ये था। इसके बाद तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचता है उसको 2 पोर्शन में स्प्लिट करो, एक जो GS के लिए जाएगा, एक जो ऑप्शनल के लिए जाएगा, ठीक है। GS में जो भी चीज तुम्हें पढ़ना है तुम अपने हिसाब से शेड्यूल बना के करो, मतलब मैं ऐसे करता था, और ऑप्शनल में तुम्हें जो पढ़ना है उसके लिए अपना शेड्यूल बना के करो,
ठीक है, इस तरीके से होता था डेली जो शेड्यूल होता था। बट बीच में क्या होता था, कुछ टाइम ऐसा आया था कि मैंने सिर्फ मेंस रिलेटेड तैयारी करी थी, और मेरे हिसाब से अराउंड नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता था कि किसी दिन पढ़ रहे तो पूरा जीएस पढ़ रहे हैं, किसी दिन पढ़ रहे तो पूरा ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो रूल नहीं था, बट डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी मोल्ड कर रहा हूँ, वो टाइम स्लॉट्स चेंज हो जाते थे। बट न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स वाला वो फिक्स आएगा, ठीक है। वो मेरे लिए वैसा था, वो 3 घंटे हमेशा चलते थे। और एक चीज मुझे लोगों ने बोला था कि जब नया नया मैंने पढ़ना चालू किया था, मुझे एक पेपर पढ़ने में 2 घंटे लगते थे। तो मुझे लोगों ने बोला था कि तुम जैसे जैसे यूज टू जाओगे न्यूज़पेपर पढ़ने के, ये टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़ लेते होंगे 1 घंटे में न्यूज़पेपर, मेरे साथ ये आखिरी दिन तक नहीं हो पाया। इवन इंटरव्यू के टाइम पे जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे 3 न्यूज़पेपर पढ़ने होते थे और मुझे 4 घंटे लगते थे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर 2 घंटे मेरे लिए स्लॉट था। अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे से कम में कर सकते हो तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, 1.5 घंटे 2.5 घंटे, मतलब 2.5 तो मत जाना, 1.5 घंटे 1 घंटा 1.25 घंटा, जो भी तुम्हें लगता है उसमें मॉडिफाई कर लो, ठीक है। प्रीलिम्स मोस्टली इसमें कवर हो गया, प्रीलिम्स में कुछ बचा नहीं है। इनकेस फिर भी अगर कुछ बचा हो तो आप लोग बता दो, मैं एक बार कवर कर देता हूँ। यार वो तुम्हारे नॉलेज पे मतलब वो तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करेगी और तुम्हारी अप्रोच पे डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब देखो, एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, मैं दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूं, बट डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो वो हर किसी का अलग अलग होता है और वो विद प्रैक्टिस आएगा। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे टेस्ट दो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है तुम्हें नहीं आता है पॉलिटी का टेस्ट और तुमने अभी तक पॉलिटी पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आओ बैठो, मत अटेम्प्ट करो वो क्वेश्चंस जो तुम्हें शॉर्ट पता है, वो अटेम्प्ट करो जिसमें तुम्हें जो मतलब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें तुम्हें लगता है कि इसमें एलिमिनेशन में कर सकता हूं, ठीक है। और उन पे टाइम दो। यहाँ लोग क्या करते हैं, आते हैं 1-आधे घंटे बैठे, जितने क्वेश्चंस आते थे वो किए, कॉपी सबमिट किए, चले गए। जो आते थे यार उसके तो नंबर मिल ही रहे हैं ना, हमें तो जो नहीं आता है उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है वो सीखना है टेस्ट से, ठीक है। तो 2 घंटे बैठो, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें मल्टीपल टाइम्स रीड करो, कोशिश करो कि ये आइडेंटिफाई करो क्या इसमें कहीं कुछ गलत किया गया है, ये स्टेटमेंट क्या ओरिजिनली ऐसी थी, या इसमें कहीं हो सकता है कि कोई वर्ड चेंज किया गया हो। फॉर एग्जांपल अगर कहीं डेटा है तो 3 अगर डेटा लिखा हुआ है तो क्या ये 3 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या 5 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उस चीज पे ध्यान दो, बैठ के सोचो, तो तुम अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि बहुत बार बहुत केयरलेस सी चीजें चेंज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल केवल टोन भी देखोगे ना स्टेटमेंट्स का, तो एक वर्ड चेंज करने से पूरी टोन बदल जाती है स्टेटमेंट की, और तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं यहाँ पे कुछ खिलवाड़ किया गया है, ठीक है। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन तो मैं बताता हूं, मतलब टोन रिलेटेड नहीं, जो मेरे लिए एकदम ब्लैंक था बट मैंने आंसर मारा था इस साल के पेपर में। एक बुक के बारे में पूछा गया था कि ये बुक है, इसके ऑथर का नाम क्या है, ठीक है। और 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में 3 इतने पॉपुलर नाम थे जो हर किसी ने सुने होते हैं, उनके बारे में डिटेल के, उनके न्यूज़पेपर क्या हैं, उनके जर्नल्स क्या हैं, उनकी बुक्स क्या हैं, ठीक है, सब पढ़े होते हैं। और एक नाम ऐसा था जो कि बहुत, मतलब मैंने नहीं सुना था कभी, हो सकता है किसी ने सुना हो, मैंने कभी नहीं सुना था, और उस बुक का नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था, ठीक है। तो मेरा बस इतना सा लॉजिक था कि ये भी नहीं सुना है, ये भी नहीं सुना है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक। तो इस बेसिस पे मैंने मारा था और वो सही हो गया। अब यहीं पे अगर मैं छोड़ देता इसको कि मुझे नहीं आता है क्या करूं, ठीक है, तो मेरे 2 नंबर कम हो जाते हैं। ये 122 आ रहे हैं मेरे, तो मुझे 2 नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बट यही अगर मैं 98 100 पे होता ना, तो ये 2 नंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें यहाँ पे टेस्ट में वो करना है, ये चीजें टेस्ट में यहाँ पे डेवलप करो, हैबिट डालो इस चीज की, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, मेंस में बहुत अच्छा है ये पेपर कंप्लीट कैसे करना है। जब मैंने यहाँ पे टेस्ट आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी, मैं 4 घंटे पेपर लिखता था लगातार, 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, ठीक है। 4 घंटे में भी पूरा नहीं करता था। उसका बहुत बड़ा रीजन होता था कि मैं ओवर राइट करता था। 150 वर्ड का आंसर है, मैं 200 वर्ड लिख रहा हूं, 250 का है, मैं 300 लिख रहा हूं। मेरी राइटिंग ऐसे ही स्लो है और मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। तो ये किसके लिए डिसएडवांटेज है? मेरे लिए, एग्जामिनर के लिए थोड़ी। वो तो पढ़ेगा ही नहीं, वो स्किप करके चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ये होती है कि पेपर कंप्लीट करने के लिए पहले तो वर्ड लिमिट के अंदर लिखो, ठीक है। 150 वर्ड है, राइट इन 140, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर तुम सोचो, ऐसे सोचो कि तुमने हर आंसर में 10 वर्ड सेव किए, तो अगर 20 आंसर हैं तो तुमने 200 वर्ड सेव किए, यानी इफेक्टिवली जो 3 घंटे में तुम्हें 20 आंसर लिखने थे, यू आर राइटिंग 19 आंसर्स इन दैट 3 आवर्स। पेपर छोटा लग रहा है? अटेम्प्ट हो सकता है अब?
ठीक है, तो ये इस तरीके से देखो इसको। और लंबे लंबे सेंटेंसेस मत लिखो, ठीक है, बुलेट्स में लिखो, और जो चीज क्रिस्प है उसको लिखो, ठीक है। पूरा वो फ्रेम करने की जरूरत नहीं है कि पूरा एकदम पूरा ये आई से लेके फुल स्टॉप तक पूरा लिख रहे हो, वो सब चीज नहीं। तो छोटा करो, ट्रिम करो आंसर्स को, बॉडी में मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। मोर और लेस ये चीज काम हो जाएगी। इसके बाद भी अगर पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा है, सोचना बंद कर दो। पेपर में बैठ के अगर सोचोगे तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा। जो भी चीज बाय डिफॉल्ट आ रही है दिमाग में उसको लिखते जाओ, ठीक है। लिखना जरूरी है। अगर सोच करके मैं 2 आंसर छोड़ रहा हूं ना, वो सेंस नहीं बनाता। मैं बिना सोचे सारे आंसर लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा पूरे। एक चीज और, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रायोरिटाइज करके लिखो, कि जो पॉइंट्स तुम्हें 5 लिखने हैं उसमें प्रायोरिटाइज करो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। बहुत अच्छी बात है। राइटिंग तेज है, प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। नंबर बढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है, बढ़ेंगे, ठीक है। राइटिंग स्लो है, सोचना भी मत। मेरी राइटिंग स्लो थी, मैं कुछ नहीं सोचता था, मैं रैंडम लिखता था, ठीक है। और बस लिखना जरूरी है मेरे लिए। वहां पे जब मैं प्रायोरिटाइज करके 2 आंसर छोड़ दूंगा तो इतने नंबर थोड़ी मिल जाएंगे कि मेरे वो जो छूटे हुए हैं उसको कवर कर देगा, और कर भी देगा। तो अगर मैं 2 और लिखता तो थोड़ा सा ज्यादा ही आते, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रायोरिटाइज करने के लिए बैठ के सोच रहे हो, बंद कर दो। राइटिंग स्लो है तो बंद कर दो, राइटिंग तेज है तो बिल्कुल करो, ठीक है। फिर दूसरा है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में मेरी अप्रोच ये होती थी कि जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कभी भी इसमें तुमसे एक चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कि लिख दिया डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब इतना ओपन एंडेड सवाल नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा सवाल होगा, उसमें कई पार्ट्स होंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता था ना, तो मैं ऐसे बॉक्स बना देता था कि इस क्वेश्चन में ये चीजें पूछी गई हैं, 1 2 3। इसके अलावा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ठीक है। ये 5 चीज मुझे लिखनी है। यहां से इंट्रोडक्शन से चालू किया, एक पैराग्राफ में विच इज 3 to 4 लाइंस, इंट्रोडक्शन खत्म। यहां पे हेडिंग दिया पहली, ठीक है, ये है एज इट इज हेडिंग दिया, यहां पे 3-4 पॉइंट्स लिखा। जो भी दिमाग में जल्दी से चीज 3 क्लिक करी, 3 या 4 लिखा उसको, ठीक है। दूसरी हेडिंग दिया यहां पे, ये पता है मुझे, यहां पे दिया, इसके पॉइंट्स लिखे, ठीक है। सेम जितने भी पॉइंट्स आए मुझे, मैंने यहां पे लिखे। फिर तीसरी हेडिंग दी, इसके पॉइंट्स लिखे, यहां पे मैंने कंक्लूजन चालू किया, यहां पे कंक्लूजन खत्म, ठीक है। अगर मेरी राइटिंग छोटी है, ठीक है, कई लोगों की राइटिंग बड़ी होती है, तो वो यहां पे कहीं खत्म करेंगे। वो अपने हिसाब से देखना कि 140-150 वर्ड्स कहां पहुंच रहा है, ठीक है। जहां पे भी 150 पहुंच रहा है वहां बंद कर दो, 2 पन्ने पूरे नहीं भरने हैं, ठीक है। बट इस तरीके से अगर करोगे ना, तो जनरली या तो यहां खत्म होगा या यहां खत्म होगा। मेरा इतना स्पेस बच जाता था फिर भी, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर करो आंसर को, ठीक, परफेक्ट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस तरीके से लिखने का मतलब वो नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बार बार हेडिंग लिखनी पड़ती है, ये वो। आपकी अप्रोच है, ये मेरी अप्रोच थी, ठीक है। मैं ऐसे करता था। कुछ आंसर्स में मैं इसको चेंज भी करता था। कुछ आंसर्स में जैसे मुझे 3 पॉइंट मिले, तो मैं यहां पे ऐसे एक गोला बना देता था, ऐसे, ठीक है। और ये सेम 3 बार बना देता था, ऐसे इस पेज पे भी और अगले पे भी, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जब एग्जामिनर कॉपी पलट रहा है तो उसको अलग अलग चीजें दिख रही, तो मतलब मोनोटोनस नहीं होती कॉपी, थोड़ा सा अलग अलग चीजें दिखती हैं। पर ये देखो, मेरे जीएस के मार्क्स बहुत एवरेज आए हैं इस साल, ठीक है। मार्क्स मैं लिख देता हूं, चलो बाद में बताता हूं, ठीक है। बहुत एवरेज आए, तो उससे ये पता चलता है कि इन सब चीजों से तुम्हारे मार्क्स नहीं डिसाइड होते। ऐसा नहीं है कि ये करके आओगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर ये चीज करके आओगे ना, तो उसके लिए रीड करना आसान होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जहां उसको 3 देना हो सकता है वो 3.5 दे दे, ठीक है। उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हारी स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, इस तरीके से आंसर होना चाहिए। फैक्ट्स ये कवर हो ही गया, कैसे याद रखना है, कैसे। और जब तुमको याद होंगी चीजें, यहां क्वेश्चन पढ़ोगे, 3 पार्ट है, इस पार्ट से रिलेटेड तुम्हारा डेटा अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा, क्योंकि तुमने उसको याद कर रखा है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन पे अगर कोई आंसर है और यहाँ पे वाटर स्ट्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, तुम्हें तुरंत याद आएगा नीति आयोग का डेटा है कि इंडिया में कितनी वाटर क्राइसिस है, कब कितने टाइम में कितनी वाटर डिमांड बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। तो अगर तुमने बार बार पढ़ रखा है, वो याद आ जाएगा, तुरंत लिख दो वहां पे, सोचना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें। ऐसे
यार ऐसे के लिए मैंने कोई डेडिकेटेड स्टडी नहीं करी थी, ठीक है। मतलब लोग होते हैं जो कोटेशंस वगैरह पढ़ते हैं, पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं और बहुत तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। मेरी सिंपल अप्रोच थी, सब्जेक्ट उठा लो, मतलब GS 1 2 3 4 के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी एक इंट्रोडक्शन ढूंढ लो। बेस्ट होगा अगर तुम प्रियम्बल से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे लिए केस था, जैसे एक ऐसे मैंने जो इस बार लिखा था वो था कुछ तो था कि इकोनॉमिक जस्टिस विदाउट सोशल जस्टिस इज नॉट यूजफुल एंड सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस इज मीनिंगलेस, ठीक है। अब इसको पढ़ते ही तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम प्रियम्बल से तुरंत कनेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो प्रियम्बल पे जाओ, जस्टिस पे जाओ, वहां से स्टार्ट करो और कंक्लूड करते टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में चले आना, ठीक है। कोई फिलोसॉफिकल ऐसे है तो उसमें किसी महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या किसी की भी कोई स्टोरी तुम्हें याद हो वो लिख दो और एंड में एथिक्स के किसी थ्योरी से एंड कर दो, ठीक है। तो मेरी ये सिंपल अप्रोच रहती थी। मैंने कोई बहुत ज्यादा उस पर ऐसे पे वर्क नहीं किया था। फॉर्चुनेटली मेरे ऐसे में बहुत अच्छे नंबर आए, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आए हैं, नॉट वो 138 मार्क्स आए हैं मेरे ऐसे में, ठीक है। और बहुत सिंपल एसेज लिख करके आया था मैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी मैं बहुत, ये नहीं बोलूंगा कि एक्सेप्शनल लिख करके आया था, बहुत नॉर्मल लिख करके आया था, उसमें 138 आए, तो आई एम हैप्पी विद दिस। 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने हैं तो पर ऐसे 1.5 घंटे हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें से मैं क्या करता था, मैं 30 मिनट्स में 15 मिनट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सोचता था, मतलब सोचता था इंट्रोडक्शन लिखता भी था और कंक्लूजन सोचता था इसके साथ, और इसके बाकी 15 मिनट में मैं ऐसे को स्ट्रक्चर करता था कि कैसे ऐसे को स्ट्रक्चर करना है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे की स्ट्रक्चरिंग में ऐसे होता था कि टॉपिक लिखो, यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखो। पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें याद आ रहे हैं सारे लिखो यहाँ पे, ठीक है। एथिक्स तक सारे लिखो। उसके बाद देखो कि इस चीज में, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉइंट तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा है क्या, ठीक है। क्लिक कर रहा है तुरंत यहाँ पे लिखो कि ये पॉइंट, इसके बेस पे एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर अगले पे जाओ, ज्योग्राफी पे जाओ, ज्योग्राफी से रिलेटेड देखो, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक जस्टिस वाला मैंने बताया, इकोनॉमिक जस्टिस और ये सोशल जस्टिस वाला, इसमें जब मैं ये कर रहा था ना तो मैंने हिस्ट्री में भी बांटा था, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में तुरंत मुझे रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एग्जांपल मिल गए थे, ठीक है, जो उन दोनों को सपोर्ट कर देते हैं। तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए यार। मुझे तो ऐसे ही कुछ चाहिए था ना जो मुझे अच्छा भी लगे इन्विजिलेटर को पढ़ने में और मेरे ऐसे को थोड़ा सा फैक्टफुल कर दे, तो वो चीज वहां से, तो ये इस तरीके से ब्रेक करने में पॉइंट बहुत अच्छा आता है। और होता क्या है ना कि जब यहाँ पे तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स होंगे तो तुम्हें पेपर के बीच में नहीं इधर उधर सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या करें। इधर रैंडम थॉट्स आ रहे हैं तो कहीं पे भी कुछ भी लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे पहले एथिक्स का लिखे, फिर 4 पेज बाद फिर एथिक्स आ गया, ठीक है। ये नहीं, एक फ्लो में चलोगे कि हिस्ट्री कवर हो गया, फिर ज्योग्राफी कवर हो गया, फिर पॉलिटी कवर हो गया, एंड में आए एथिक्स पे, एथिक्स से कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरिंग कर देता था ऐसे का। लेस कंटेंट क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता है क्या करना है, ठीक है, पर उसमें कुछ वर्ड्स तो ऐसे होंगे ना जो तुम्हें पता होगा, कुछ तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब पूरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है 3 लाइन की, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं पता। जो पता है उसके बारे में लिख दो, ब्लैंक मत छोड़ो, ठीक है। जैसे मेरे एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन आया था सावित्रीबाई फुले के वर्क्स के बारे में, ठीक है, नहीं पता था बहुत डिटेल में वर्क्स, बट जनरल तो पता था ना कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया था। तो जो चीजें जनरल में तुमको याद आ रही है लिख दो, खाली छोड़ देता तो क्या फर्क पड़ता। जनरल पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है, जनरल मार्क्स मिल जाएंगे, 10 में 3 मिल जाएगा, 0 तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो भी तुम्हें आंसर में लग रहा है कि तुम्हें नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ लिखो उसमें, लिखो। और जो एवरेज कंटेंट वाला है उसमें एवरेज आंसर लिखो, हर किसी के आंसर शीट में, ठीक है। मैं टॉप 50 में हूं, मैं ये बता सकता हूं हर किसी के आंसर शीट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उसने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, जो उसने एवरेज अटेम्प्ट किए हैं और जो उसने नेमसेक अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, कि उसे कुछ भी नहीं आता था पर फिर भी वो लिख के आया, ठीक है। तो इस चीज से मत घबराओ कि अरे यार मुझे तो सिर्फ 6 ही क्वेश्चन अच्छे से आते थे, 14 नहीं आते थे, क्या फर्क पड़ता है, सबकी कॉपी में ऐसे आंसर्स होंगे, बट लिख के आओ, पूरे 20 लिख करके आओ। GS4 की स्ट्रैटेजी में बस एक चीज ध्यान रखना, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल एसए में काम आएंगे और GS4 में काम आएंगे, तो 2 जगह काम आएंगे, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है, 250 मार्क्स का एक अकेला सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें उतनी ही मेहनत करनी है जितनी GS1 के सारे सब्जेक्ट को जोड़ के कर रहे हो,
ठीक है, तो एग्जाम्पल वगैरह ढूंढ के निकाल लेना, और एग्जाम्पल मतलब वैसे एग्जाम्पल नहीं कि जो प्रैक्टिकली हुए हैं, कि हुए हैं तुम उन्हीं एग्जाम्पल्स को लिखो, नहीं, तुम सोच के अपने हिसाब से भी लिख दो, तुम अपने एग्जाम्पल्स क्रिएट करो, वहां पर जो भी तुम सोच सकते हो उसको लिखो, ठीक है, और वो ज्यादा इंपैक्ट करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पे फिर तुम्हारी थॉट दिखती है कि तुम्हारी सोच कैसी है। अब महात्मा गांधी ने क्या किया ये तो सबको पता है कि महात्मा गांधी ने ये किया था, ठीक है, वो एथिकल चीज है। हाँ, तुम कोई एथिकल चीज क्रिएट करके लिख सकते हो कि ये कर सकते हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस टाइप के भी एग्जाम्पल्स खाली बैठ के खुद सोचो, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन है तो इसमें क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे एक अप्रोच बताता हूँ, होता क्या है कि एथिक्स में एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें किसी भी पॉपुलर स्टेटमेंट को कोट कर दिया जाता है, ठीक है, और उसमें फिर बोलते हैं कि आप अपने व्यूज दीजिए इस पे, ठीक है। तो अब उसमें क्या लिखोगे, तो मेरी अप्रोच उसमें होती थी कि पहले एक पैराग्राफ में वो जो लाइन है, जो स्टेटमेंट बोली गई है, उसका मतलब क्या है वो बता दो, ठीक है, वो मैंने समझा दिया एक पैराग्राफ में। इसके बाद एक हेडिंग दिया रेलेवेंस, ठीक है, कि ये जो चीज बोली गई है इसका रेलेवेंस क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा सोसाइटी के लेवल पे, तीसरा या तो कंट्री के लेवल पे, और या मतलब और कोई तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के ऊपर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और तुम्हें एग्जांपल टाटा का याद आ रहा है या किसी और का याद आ रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख करके उसके बारे में बता दो। एंड कंक्लूजन में हमेशा कंक्लूड करो, फॉर अ सिविल सर्वेंट दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस 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 दिस, ठीक है। तो इन चारों में, और इन चारों में तुम्हें थ्योरी नहीं लिखनी है, तुम्हें यहां पे एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, कि वो उस चीज के लिए क्या रिलेवेंट एग्जाम्पल है, क्रिएट करो एक और लिखो यहां पे, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच होती थी, एंड इवेंचुअली एथिक्स में मेरे नंबर आए, ठीक है, मतलब एथिक्स के पेपर में इस बार मेरे 116 मार्क्स हैं, तो विच इज गुड, ठीक है, मतलब इस बार के पेपर के हिसाब से अच्छे मार्क्स हैं 116, तो मतलब मुझे लगता है कि ये सब चीजें कहीं काम करी हैं मेरे लिए। एथिक्स के पेपर को अप्रोच करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी बता देता हूं। मेरी अप्रोच ये होती थी कि मैं, जैसे होता क्या है कि एथिक्स में दो पार्ट होते हैं, नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं और फिर केस स्टडीज होती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं पहले कुछ थ्योरी क्वेश्चंस लिखता था आधे घंटे, फिर आधे घंटे केस स्टडी करता था, फिर आधे घंटे थ्योरी क्वेश्चंस लिखता था, फिर आधे घंटे केस स्टडी करता था, फिर आधे घंटे थ्योरी और फिर आधे घंटे केस स्टडी, ठीक है। इस तरीके से मैं पेपर अप्रोच करता था, तो मेरे ऊपर बर्डन नहीं होता था कि थ्योरी लिखने में टाइम ज्यादा जा रहा है, केस स्टडीज बची हुई हैं, या मेरे पास ये बर्डन नहीं होता था यार केस स्टडी में ज्यादा टाइम चला गया, थ्योरी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो एंड में बैलेंस चलता था, इसलिए मैं ये अप्रोच करता था। बाकी जिसको जो सूट करे वो उस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक। ऑप्शनल और में नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है और बहुत अच्छे से होता है। ये मैंने इस तरीके से रियलाइज किया कि मेरे ऑप्शनल के पेपर 2 में मैंने अप्रोक्सीमेटली 230 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 215 मैं बोल सकता हूं कि ये एकदम करेक्ट था, और 15 मार्क्स का ऐसा था कि इसमें बहुत माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है। तो ये गलत था मेरा, ये सही था। मेरे इसमें मार्क्स आए हैं 153, ठीक। इतना सही होने के बाद पेपर 1 में पेपर बहुत टफ था, मैंने अटेम्प्ट भी कम किया था और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी मेरे हिसाब से ज्यादा थी, स्टिल उसमें मेरे मार्क्स आए 163, ठीक है। तो 163 उस पेपर में जो मेरा खराब हुआ था, और 153 उस पेपर में जो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। तो इस चीज से पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो, बट किसी को पता नहीं है कि वो कैसे हो रहा है, क्या फॉर्मूला है, तो कोई बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है, ठीक है। नोट्स तो आप लोग यार क्लास नोट्स होंगे, जो क्लास नोट्स हैं उनको रिवाइज करो बार बार। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, उन स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करो। हाईलाइट करने का तरीका, रिवाइज करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, वही सेम चीज रहेगी। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे ये जो ऑप्शनल के मार्क्स है ना, इनकी वजह से मैं आज IAS बन रहा हूं, ठीक है। और विश्वास मानो, इनको पढ़ने के लिए जो मेड इजी में मेरे क्लास नोट्स है ना, सिर्फ वो पढ़ता हूं मैं, सिर्फ। उसके अलावा बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि एक बुक कोई उठा ली कुछ डाउट क्लियर करने के लिए, वरना मैं कोई बुक नहीं उठाता, ठीक है।
तो नोट जो भी बना रहे हो क्लासरूम वगैरह के, बहुत अच्छे से उसको रखना और बहुत अच्छे से बनाना। एक चीज और बता देता हूं कि कई बार सर लोग यहाँ पे खड़े होकर के जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, लिखवाते नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो चीज जो बोल रहे हैं ना, एक पेंसिल लेके बैठो और वो जो बोल रहे हैं उसको बस वहां पे लिखते चलो। ठीक है, कि ये चीज सर ने बोली थी, ये चीज सर ने बोली थी, ताकि जब रिवाइज करो तो उस चीज पे भी नजर जाए। और ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है ना जो कहीं ना कहीं कोट कर दोगे, किसी आंसर में कर दोगे या एस्से में कर दोगे या एथिक्स में कर दोगे, कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कान खोल के बैठना जब भी क्लास में होना कि सर क्या बोल रहे हैं। कई बार कहानी की तरह सुना देते हैं सर लोग, ठीक है, और हम भी कहानी की तरह सुन लेते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काम आएगा, तो वो चीज ध्यान रखना, उस तरीके से नोट्स बनाना। मेरी आंसर राइटिंग मैंने कब स्टार्ट करी थी, तो मैंने बताया था कि मैंने मई में पहला अटेम्प्ट दिया था, प्री नहीं निकला था। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जो लोग प्री क्वालिफाई किए हैं वो सितंबर एंड में मेंस का पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे सितंबर एंड तक आंसर राइटिंग खत्म करनी है। उसके बाद मेरे पास मेरा पूरा टाइम है, मुझे जो जैसे पढ़ना होगा मैं वैसे पढ़ूंगा। एटलीस्ट एक साइकिल में मैंने प्रीलिम्स देख लिया, एक साइकिल में मैंने मेंस की प्रैक्टिस देख ली, इफ नॉट एक्चुअल मेंस, मैंने मेंस की प्रैक्टिस देख ली। ठीक है, नेक्स्ट आईएएस में टेस्ट सीरीज चलती थी, मेंस जो प्रीलिम्स जो क्वालिफाइड थे उनके लिए मैंने वो ज्वाइन कर रखी थी। ठीक है, तो उसके शेड्यूल्ड टेस्ट होते थे कि इस वीकेंड इसका टेस्ट है, नेक्स्ट वीकेंड उसका टेस्ट है, मैं वो टेस्ट देता था। उन टेस्ट में मेरे मार्क्स आते थे 40, 45, 50। ठीक है, मैं बहुत डिप्रेस भी हो जाता कि यार 4 महीने से पढ़ रहा हूं, और इतना तो मुझे भी पता है कि जीएस में 400 नंबर एवरेज लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बट उसके बाद भी अभी 4 महीने पढ़ने के बाद, 5 महीने पढ़ने के बाद भी मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, ये तो बहुत कम है। तो फिर मैं राहुल सर के पास गया, राहुल सर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं ना यहाँ पे, जो उनके पास गया मैं। तो मैंने बोला कि सर नंबर नहीं आ रहे सर, मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, अटेम्प्ट करूं कि मैं वापस चला जाऊं, नौकरी ज्वाइन कर लूं। ठीक है, होना तो है नहीं कुछ, क्या करूंगा मैं यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम्हारे आंसर में मुझे दिख रहा है कि ना तो स्ट्रक्चर है और ना कंटेंट है। ठीक है, और कंटेंट विद टाइम डेवलप होगा, बट तुम स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हो। तो मैंने पूरा ध्यान दिया, वो मुझे हर बार बताते थे कि ये पॉइंट ऐड करो, ये पॉइंट एलिमिनेट करो। मैं वो काम करता था, अगला टेस्ट देता था, फिर वो मुझे अगले टेस्ट में फिर कुछ बताते थे कि ये चीज करो, ये मत करो, मैं फिर वो करता था। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था, आई वाज स्कोरिंग 40-50। ठीक है, जब टेस्ट सीरीज खत्म हुई आई वाज स्कोरिंग 70-80। अब मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंट मोमेंट था, क्योंकि मुझे पता था साल भर में मैं इतने मतलब कंटेंट अक्यूमुलेट कर लूंगा कि ये 80 से 100 पहुंचा दूंगा। ठीक है, 40 से 80 आना वाज अ स्ट्रगल, 80 से 100 ले जाना भी स्ट्रगल है, बट मुझे पता था कि मेरे पास टाइम है ठीक ठाक, अभी पढ़ूंगा और चीजें सीखूंगा, मैं लिख दूंगा, मेरे पहुंच जाएंगे 100 तक। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो भी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे प्री के हो रहे हो चाहे मेंस के हो रहे हो, दो, सारे दो। ठीक है, कोई स्किप करने के, वीकली टेस्ट जो होते हैं ना उनको भी दो, और सिर्फ 2 मत, जो दे रहे हो किसी आंसर में नंबर कम आएंगे, किसी आंसर में नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है, जिसने कॉपी चेक करी है उसके पास जाओ, उसके पास जाके बैठो, उससे पूछो कि इसमें अगर तुमने 10 में 5 दिया है तो क्यों दिया है। ठीक है, या इसमें 10 में 2 दिया है तो क्यों दिया है। हम क्रिटिसाइज करते हुए निकल जाते हैं, अरे यार तुम भी तो वही लिखे हो जो हम लिखे हैं, हमको 2 दिए, तुमको 4 दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, नहीं, तुम्हें 2 दिया है उसका कोई रीजन है, उसे 4 दिया है उसका कोई रीजन है। एक बार पता करो कि वो रीजन क्या है, जब वो रीजन पता चलेगा तब तुम उसको इंप्रूव करोगे, तब तुम 2 से 4 पे जाओगे। ठीक है, और ये छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं, हमें लगता है कि जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं जो लेने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरी आंसर राइटिंग की अप्रोच थी। देखो मेरा एथिक्स, मुझे पता था कि मुझे एथिक्स में मजा आता है, तो मैं एथिक्स पढ़ता था। मजा आने का मतलब ये नहीं है कि फिर मैं जीएस पढ़ता ही नहीं था, सिर्फ एथिक्स पढ़ रहा था। पढ़ना सब कुछ है, मैं एथिक्स थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे देता था, कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेता था, या कहीं से कुछ सोचने की कोशिश करता था कि सिचुएशन इमेजिन करके सिचुएशन की, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। सर ऐसे में हाँ बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था ना, एथिक्स इतना पढ़ने की वजह से जो ऐसे में फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आते हैं ना, वो मुझे बहुत ऐसा लगने लग गया था कि इसमें मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो डेटा तुम इधर, मतलब वो जो एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं ना, वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो, और बहुत अच्छे से डाल सकते हो, उसको बहुत अच्छे से मोल्ड करके थोड़ा सा तुम उसको यूज कर सकते हो। तो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स अगर आ रहे हैं तो वो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसको जरूर अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, वो मैं हमेशा करता था। और दूसरा, कोई भी वो टॉपिक लो, जैसे बोला ना 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तुम्हें। ठीक है, तो तुम वो टॉपिक लो जिसमें तुम्हें पॉइंट्स लग रहा है कि तुम ज्यादा अक्यूमुलेट कर लोगे। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम
एक तो पता है कई बार क्या होता है ना कि हम ऑप्शनल के रिलेटेड टॉपिक चूज कर लेते हैं एस्से वाला, ठीक है, फिर उसमें ऑप्शनल की नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है, और जब ऑप्शनल की नॉलेज रिफ्लेक्ट होगी ना तो तुम्हारा एस्से बहुत नैरो डोमेन में चला जाएगा, ठीक है। एस्से लिखवाया इसलिए जा रहा है ताकि तुम्हारी जो इमेजिनेशन है कितनी ब्रॉड है उसको एनालाइज किया जा सके, ठीक है। तो वो टॉपिक उठाओ जिसमें तुम्हें अलग अलग डोमेन्स के पॉइंट्स मिल रहे हैं, एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनको लिखो, रादर देन कि कोई एक ऐसा टॉपिक उठाना जिससे तुम बहुत फेमिलियर हो। तुम बहुत फेमिलियर होगे, ठीक है, लेकिन अगर तुम बहुत फेमिलियर होगे ना तो तुम्हारा बायस होगा उससे, फिर तुम अपने बायस के हिसाब से ऐसे लिखोगे और पर्सपेक्टिव मिस कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे का टॉपिक वो लो जिसमें तुम्हारे पास पॉइंट ज्यादा है, ना कि तुम जिससे फेमिलियर ज्यादा हो। ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। वॉट यू आर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, मतलब इक्वली कि एक फ्लो है कि नहीं है। एब्रप्ट नहीं होना चाहिए कि तुमने इकोनॉमिक्स पे लिखा, इकोनॉमिक्स पे डेटा लिखा, फुल स्टॉप लगाया, कंक्लूड किया और अचानक से तुम एथिक्स लिखने लग गए, ठीक है। एक फ्लो पता चलना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस तुम अपने कंक्लूजन के साथ उस फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, अवॉइड कर दो। मतलब अगर तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसको अवॉइड कर दो। अनटिल एंड अनलेस वो मेंटेन्ड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो चीज तुम कर सकते हो। यहां पे देखो आंसर एस्से वगैरह तुम लोग लिखोगे, ठीक है, एस्से लिखोगे, नंबर कम ज्यादा आएंगे, ठीक है, कई बार 50 आ जाएगा किसी एस्से में, कई बार 60 आ जाएगा। वही चीज करो, जाओ किसी एक्सपर्ट के साथ बैठो और उससे पूछो कि सर इसमें 50 क्यों है और इसमें 60 क्यों है, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा कि कहां कहां पे तुम्हारी गलतियां हैं, ठीक है। अगर तुम्हें वो बोलता है कि देखो तुम कंक्लूड कर देते हो फिर नया स्टार्ट करते हो तो एकदम फ्रेश बिगनिंग लगती है, फ्लो नहीं आता है। देखो मैंने क्या किया था ना कि 1 महीना ऑप्शनल, 1 महीना जीएस, ऐसे नवंबर दिसंबर में ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो फिर मैंने बताया था 6-6 घंटे के मैं स्लॉट्स निकालता था, या जो जितने भी घंटे के 5-5 घंटे के निकल रहे हैं, तो जो भी स्लॉट्स निकल रहे हैं, तो वो स्लॉट्स निकालने के बाद मैं जब ऑप्शनल का पूरा महीना है, ठीक है, तो वो दोनों स्लॉट्स मर्ज हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शनल चलेगा। जब जीएस का है तो दोनों स्लॉट्स मर्ज हो जाएंगे, सिर्फ जीएस चलेगा, बाकी टाइम पे दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। मेरा ऑप्शनल क्योंकि वो पहले से कंप्लीट था, ठीक है, मेरा ऑप्शनल पहले से कंप्लीट था, तो मुझे पता था कि मैं 1 महीने में खत्म कर सकता हूं उसको। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मिसिंग था। मैं बताता हूं, पेपर 1 और पेपर 2 जोड़ के मैंने 45 मार्क्स का पेपर नहीं अटेम्प्ट किया था, ठीक है, मतलब मैंने अटेम्प्ट ही किया था 455, जिसमें से मेरे मार्क्स आए 316, ठीक है। इस 45 मार्क्स में 5 मार्क्स था इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, और 40 मार्क्स था डिजिटल, मतलब नॉट डिजिटल, ये कम्युनिकेशन, डिजिटल प्लस एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। ये पोर्शन ऐसा था यार, ये हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को परेशान करता है, क्योंकि ये इतना डिटेल में आता है कि हमें पढ़ाया नहीं गया होता है, तो हमारे लिए बहुत इश्यू है। मैंने पढ़ने की कोशिश करी, बट ठीक है, जितना आ पाया आया, मैंने बहुत हेडेक नहीं लिया। मुझे पता था कि अगर मैं बाकी पेपर भी सही अटेम्प्ट कर दूंगा ना, 455 अटेम्प्ट करके मैं 316 पे आ रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, मैं अगर इसमें 45 मार्क्स और अटेम्प्ट करता तो हो सकता है और अच्छा होता, बट 320 इज अ गुड स्कोर। तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम क्यों निकालूं, मुझे जीएस भी तो पढ़ना है, मतलब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल के भरोसे नहीं बैठ सकता, मुझे जीएस में भी एक डिसेंट मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये चीज फिर जितना पढ़ पाया उतना पढ़ा, बाकी आई लेफ्ट इट, ठीक है। और फॉर्चुनेटली क्वेश्चंस इस बार जो कम्युनिकेशन के आए वो इतने टफ आए कि मुझे नहीं लगता कि अगर 10 बच्चे इलेक्ट्रिकल से क्वालिफाई किए होंगे तो 2 के अलावा किसी ने किया होगा, ठीक है। तो मतलब वो एक मतलब फेवरेबल था मेरे लिए। अगर मान लो थोड़ा सा आसान आता, मुझसे नहीं होता, बाकी लोग कर देता, तो मेरे नंबर थोड़े से रिलेटिवली हो सकता है कम हो जाता है, कोई और होता जो इससे ज्यादा लेकर के आता। तो वो चीज है, तो उसको मेजर कर लेना कि कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो क्या है तुम्हारा। अगर ज्यादा है तो कर लो, अगर खराब लग रहा है तो छोड़ दो। If a question comes regarding women empowerment, and if the candidate was from sociology background, so the essay should, I mean, without knowingly, my essay or the candidate essay will reflect more of sociology content, right? So what's the approach? Like, we should go in the generalized way, or we should go in the what we know? ये जो अप्रोच मैंने बताई थी ना, वो तुम्हारे ऐसे को बहुत जनरलाइज कर देगा, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ पॉइंट कहीं तो कनेक्ट कर पा रहे होगे। Like, social empowerment means we can only relate it to economics or more or less sociology. क्यों मतलब ज्योग्राफिकल भी तो बता सकते हो कि वेस्ट में विमेन ज्यादा एम्पावर्ड हैं, या वेस्ट में डिस्क्रिमिनेशन अलग तरीके का है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अलग तरीके का है। ज्योग्राफिकली हो गया वो। हिस्टोरिकली बता दो कि कैसे कैसे एम्पावरमेंट प्रोग्रेस किया है। My question is whether I should go through suppose I know 4 questions, there were 4 questions.
and in the 4 questions I know one question sure shot. Like I know that question very much. Like I'm sure damn sure this if I attempt this question I will gain good marks. Or another question was there. I was like okay I know it in a generalized tense. In the out of these 2 questions which question I should attempt? Like नहीं, अगर तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है कि इसमें तुम अच्छे डोमेन्स टच कर सकते हो और अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करो यार, ठीक है। बट होता क्या है ना कि कई बार 2-3 ऑप्शंस होते हैं जिसमें एक हमें लगता है कि ये हमें आता है, ठीक है, पेट्रियार्की के ऊपर अगर कोई चीज आ गई, ठीक है, तो हमें पता है हमें आता है, बट उसके ऊपर क्या हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स में पॉइंट है। मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ था, पेट्रियार्की पे एक था और एक इकोनॉमिक जस्टिस सोशल जस्टिस पे था, ठीक है। अब मेरे पास डाउट था कि मुझे दोनों आते हैं, पर मेरे पास ज्यादा डोमेन किसमें है, मुझे पहले वाले में दिखा, मैंने पहले वाले पे लिखा, मुझे दूसरे में दिखता मैं दूसरे में लिखता, ठीक है। तुम्हें जो लग रहा है कि तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए मार्क्स लेके आएगा, वो करो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि मैं क्या बोल रहा हूं, कोई और क्या बोल रहा है, जो चीज तुम्हारे लिए मार्क्स लेके आ रही है वो इंपॉर्टेंट है रादर देन कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बस अपनी अप्रोच बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था, ठीक है। तो इस पे आते हैं, ये देखो मोर और लेस व्हाई ज्वाइन सिविल सर्विस। मेरा आंसर था कि डाइवर्सिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज प्लस जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डेवलप करेगी क्योंकि हर तरीके के लोग तुम्हें मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। रेलवे के ऊपर सिविल सर्विस में क्यों आना है, सेम रीजन, ठीक है, कि बहुत बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के साथ काम करने को मिलेगा रेलवे में, ठीक है। टेक्निकल नेचर का जॉब है, बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो डाइवर्सिटी ये ऑफर करता है लोगों से इंटरेक्ट करने के मामले में, ठीक है, वो यहां पे मिसिंग है कहीं, ठीक है। तो ये था मेरा आंसर ये था, बाकी तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन इंटरव्यू, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो बहुत डिफिकल्ट तुमसे जानबूझ के पूछा जाता है, ठीक है। अगर और कोई बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आ गया कि चलो ये बता दो कि किसी छोटे से देश का नाम ले लिया और बोला उसकी कंट्री कैपिटल बता दो, ठीक है, बोल दो ना ये आंसर है ना, ये तुम्हारे पास हमेशा है आंसर। पर्सनालिटी टेस्ट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, वो तुम्हारी पर्सनालिटी का टेस्ट है, ठीक है। तुम ऑनेस्ट हो कि नहीं ये बताओ। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें पता है आंसर तो तुम अटेम्प्ट करो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पता है सॉरी बोल के आगे जाओ। बहुत क्वेश्चन आए जहां मैंने सॉरी बोला, बहुत क्वेश्चन आए जहां मैंने बताया, बहुत क्वेश्चन ऐसे भी आए जहां पे मैं डाउट में था, ठीक है, वहां पे मैंने सामने से बोर्ड की परमिशन ली कि सर आई एम नॉट श्योर बट इफ यू विल अलाउ आई विल टेक अ गेस। उन्होंने बोला यस यू कैन टेक अ गेस, मैंने गेस किया, 2 बार मैंने ऐसा किया बैक टू बैक, एक बार सही हुआ एक बार गलत हुआ, ठीक है, 2 बार मैंने किया, मेरे लिए ठीक था, चल गया। ओवरडू मत करना कि हर क्वेश्चन में सर गेस कर लेते हैं सर, ठीक है, वो ओवरडू नहीं करना है। अगर नहीं आता 1-2 बार गेस कर लो चलेगा, नहीं आता सॉरी बोल दो। बैलेंस व्यू और ओरिजिनल, मैं प्रिफर करूंगा ओरिजिनल अनटिल अनलेस तुम्हारा ओरिजिनल बहुत रेडिकल है, ठीक है। तुम एकदम ही रेडिकल हो तो बैलेंस बनाने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कुछ इंक्लिनेशन है लेकिन तुम्हें दोनों साइड ऑफ द स्टोरी पता है तो तुम अपना ओरिजिनल व्यू प्रेजेंट करो, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड व्यू देने के चक्कर में क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाओगे अगर वो तुम्हारी खुद की सोच नहीं है तो। ओरिजिनल में तुम अपने आंसर को डिफेंड कर ले जाओगे और इंपॉर्टेंट यही है कि तुम अपने आंसर को डिफेंड कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करना है, अगर टाइम है तो तुम खुद देखो कि तुम्हें क्या चीज पसंद है, ठीक है, बुक रीड करना पसंद है, सुबह जल्दी उठ के योगा करना पसंद है, जो भी चीज पसंद है उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। मुझे पर्सनली नहीं मिलता था, मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो मतलब मोर और लेस जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो यहाँ पे, अगर टाइम मिल रहा है तो, टाइम परमिट कर रहा है तो, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ, ठीक है। एक पहले ऐसे तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, 138, GS1 84, GS2 90, GS3 80। जब मैं मार्कशीट देख रहा था ना तो ये 3 मार्क्स तक आया था मैं यहाँ पे, एंड यहाँ के बाद मैंने मार्क्स नहीं देखे। मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं सेलेक्ट भी हुआ कि गलती से नाम लिख गया, ठीक है, क्योंकि यार ये नंबर वो नहीं है जो आपको टॉप 50 में लेकर के आएंगे, ठीक है। ये बहुत एवरेज मार्क्स हैं और इस बार मतलब मुझे जो पता चला कि रिलेटिवली मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई है तो जीएस में नंबर कम गए हैं, ठीक है, बट स्टिल ये बहुत एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर के तो मैं सही में वो करने लग गया था कि मैं सेलेक्ट हुआ हूं कि भाई पापा को बताना पड़ेगा कि रुक जाओ दूसरी लिस्ट आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो मेरे मार्क्स है ना वो काफी अच्छे थे। GS4 116, ठीक है, फिर ऑप्शनल 1 163, ऑप्शनल 2 153 और पीटी में 178 या 179 ऐसे कुछ है।
ठीक है, टोटल कुछ 1003 ऐसे कुछ बन रहा था। तो ये मेरे मार्क्स है, ठीक है। इन प्रीलिम्स के अभी मार्क्स आए नहीं है, बट नेक्स्ट आईएएस के आंसर की से मेरे अप्रोक्सीमेटली 122 मार्क्स थे। टेस्ट सीरीज में मेरे कितने आते थे वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये मेरी पूरी जर्नी भी थी और मेरी जो स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। थैंक यू एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मे यू ऑल ज्वाइन सर्विस एज माई जूनियर, ठीक है, एंड होप टू सी यू देयर। अच्छा, ओके, सॉरी, प्रेशर हैंडलिंग। ये देखो, इस चीज में मेरी बात हुई थी मेरे एक फ्रेंड से अभी रिसेंटली, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। मतलब मोर और लेस खत्म हो गई है, उसका पर्सनल डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, जिसको जाना है वो जा सकता है। प्रेशर हैंडलिंग में क्या था कि मेरे फ्रेंड से मेरी एक बार बात हो रही थी, अभी कल परसों की बात है, मॉर्निंग में से बात हो रही थी। उसने बोला कि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ डीएक्टिवेट करके घर बैठ जाते हैं और एकदम ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं, किसी से मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पर तुम तो ऐसे हो कि तुमने व्हाट्सएप भी चलाया, फेसबुक भी चलाया, सब कुछ, और हर किसी से फोन पे भी बात कर रहे हो, जब मिलाओ तो 1 घंटे बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसके साथ तुम कैसे मैनेज करते थे, ठीक है। मेरा बस फंडा ये है कि अनटिल एंड अनलेस तुम्हें जो पढ़ना है, तुमने वो चीज मैनेज कर रखा है, तो तुम्हें कोई भी चीज स्ट्रिक्टली नो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त लोग आए हैं दिल्ली, मैं उनके साथ घूमने चला गया हूँ, ठीक है। रात भर घूमा, सुबह मॉर्निंग में लौट करके आए, फिर पढ़ने लाइब्रेरी चले गए, सोए भी नहीं, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त लोग दिल्ली में आए, वो मेरे घर के पास है, मैंने बोला कि नहीं यार मैं इलाहाबाद में हूँ, ठीक है। कोई इलाहाबाद में, मैंने उसको बोला नहीं मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। तो ये भी हुआ है। अब होता क्या है ना कि प्रेशर हमारे ऊपर क्यों बनता है? प्रेशर हमारे ऊपर इसलिए बनता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई में। सीरियस होना है, ठीक है, पर सिर्फ पढ़ाई नहीं है हमारे पास, ठीक है। हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल। मेरे पास दोस्त थे अच्छे, नेक्स्ट आईएएस में जो राहुल सेंगर सर हैं वो थे, ठीक है। वो मतलब ही वॉज द पर्सन जो मेरे एकेडमिक कोच थे, तो मेरे जो भी डाउट्स होते थे मैं यहाँ पे आता था, वो क्लियर करते थे उसको। अब मतलब एकेडमिक भी और ये प्रेशर वाले भी, ठीक है। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने शायद अपने फेसबुक पे शेयर किया है, देखना उसको। मैंने उनको बोला था कि सर पता नहीं क्या होगा मेरा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब अच्छा होता है पेपर तो नंबर कम आते हैं, जब पेपर खराब होता है तो नंबर ज्यादा आते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। उन्होंने बोला था कि यू आर एज गुड एज समवन इन टॉप 100, ठीक है, जस्ट कैरी ऑन। और वो चीज थी जो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, जिसको मैं करता गया एंड इवेंचुअली सही बात है वो, ठीक है। तो जो भी तुम्हें एकेडमिक कोच मिले हैं उनके पैर पकड़ के लटक जाओ। नहीं मिले हैं? अच्छा, राहुल सेंगर सर, तब तो फिर भाई पकड़ के लटक जाओ पैर यार, ठीक है। मैंने बहुत परेशान किया उनको, तुम लोग भी करो, ठीक है। तो मतलब अपने एकेडमिक कोच देख लो, जो भी डिस्कशन करना है वो कर सकते हो उनके साथ। बाकी फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें स्ट्रिक्टली नो कर देना। अगर करने में मजा आता है, तुम्हें रिलैक्स होते हो तुम, तो हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे तुम निकाल सकते हो उसके लिए, ठीक है। वीकेंड पे टेस्ट होंगे जनरली, टेस्ट के बाद सबको पता है पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। एटलीस्ट मेरी नहीं होती थी, तो मुझे पता था कि मैं टेस्ट के बाद क्या कर रहा हूं। कहीं ना कहीं किसी को ढूंढ करके घूमने निकल जाता था, या लैपटॉप पे मूवी चला ली, कुछ भी कर लिया। तो ये सब तरीके होते हैं। बाकी एग्जाम के 1 दिन पहले प्रेशर आएगा, जो मेन प्रेशर आएगा ना, वो एग्जाम के 1 हफ्ते या 1 दिन इस तरीके से आएगा। उस टाइम पे मेक श्योर जो तुम्हारे सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज, वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है। मेरे कॉलेज सीनियर थे अपूर्व दीक्षित सर, ठीक है, वो थे, उनसे बात करो, ठीक है। और वो बिलीव करो कि वो जो तुम्हारा टाइम होगा ना, जब तुम उससे स्पेंड करोगे बात करने में, पेपर के बारे में बात नहीं करना है, ठीक है। रैंडम बात करो। कि पेपर के बारे में बात करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रेशर और बढ़ेगा, ठीक है। रैंडम बात करो और अपने आप को रिलैक्स करो। एक चीज जो मैंने अभी बोला वो टेंशन के लिए और प्रेशर के लिए, दोनों के लिए इक्वल है। टेंशन और प्रेशर लेके जाओगे पेपर खराब होगा, ठीक है। बिना उसके जाओगे क्या होगा, या तो खराब होगा या अच्छा होगा, पर उसके साथ तो गारंटी है ना कि खराब होगा। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो कि प्रेशर और टेंशन से किसी का फायदा नहीं होता, ठीक है। बाकी अपना अपना पीयर ग्रुप अच्छा रखो, एकेडमिक कोच के साथ रहो, जो भी चीज करने में मजा आता है उसको करते रहो। डिस्कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है वर्ल्ड से, ठीक है। ये सब चीजें करके भी लोग सेलेक्ट होते हैं, मैं एग्जाम्पल हूं, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।